हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बिहेवियरल ज्योग्राफी आचारपरक भूगोल या आचारपरक उपागम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे भूगोल आधुनिक रूप लेता गया, इसमें कई तरह के सुधार होते गए और कई पुरानी अध्ययन पद्धतियों का व्यवहार खत्म होता गया। इसी क्रम में मानव भूगोल के नए विधि तंत्र के रूप में आचारपरक क्रांति आज हमारे सामने है। सामाजिक भूगोल के क्षेत्र के साथ ही यह अन्य समाज विज्ञान के विषयों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। परिणाम स्वरूप आचारपरक क्रांति या उपागम सामाजिक भूगोल का केंद्र बिंदु बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई इस क्रांति या उपागम के अनुसार किसी भी समाज की स्थानीय गतिविधियां मानव व्यवहार से प्रभावित होती हैं। हालांकि परंपरागत भूगोल के अंतर्गत भी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित, निर्देशित एवं नियंत्रित मानी जाती रही हैं, जिसके कारण ही निश्चयवाद का आगमन हुआ था। यद्यपि सिद्धांत के आरंभ में कई विद्वानों ने सहज स्वीकार किया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई विचारधारा का भौगोलिक साम्राज्य में प्रवेश हुआ, जिसके अनुसार न केवल भौतिक वातावरण वरन व्यवहारिक वातावरण भी मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। अपने दृढ़ आधार के कारण ही यह विचारधारा भूगोलविदों तथा समाज वैज्ञानिकों द्वारा सहज स्वीकार किया गया। यही आचारपरक उपागम के नाम से जाना जाता है। यह सही है कि आज के इस तकनीकी काल में हर व्यक्ति, खासकर विवेकशील मानव का विचार निश्चित रूप से ही तकनीकी बदलाव के साथ बदलता जाता है। यानी हमारे अपने व्यवहारिक वातावरण का हमारे क्रियाकलापों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आज के बहुत से आर्थिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य तथा सामाजिक भूदृश्य का रूप काफी हद तक भौतिक वातावरण से प्रभावित न होकर हमारे अपने व्यवहारिक वातावरण से प्रभावित एवं नियंत्रित हैं। गोल्ड महोदय के अनुसार यह आचारपरक उपागम 4 मुख्य मान्यताओं पर आधारित है। पहला है पर्यावरण जिसमें मानव क्रिया करता है, वह है जिसे वह जानता है, जो वास्तविक पर्यावरण की वास्तविक प्रकृति से भिन्न है। दूसरा, व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया कर उससे प्रतिक्रिया करता है और उसे पुनर्आकार देता है। तीसरा, यह व्यक्ति के व्यवहार के विश्लेषण को एक मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार कर उसका अध्ययन करता है। यानी अध्ययन का केंद्र समूह न होकर एक व्यक्ति होता है। और चौथा, आचारपरक भूगोल बहु अनुशासनात्मक है, जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के विचारों की सहायता लेता है। स्टूडेंट्स, यह आचारपरक भूगोल आगमनात्मक पद्धति का सहारा लेता है। इसका प्रमुख उद्देश्य भूगोल के लिए आर्थिक मानव पर आधारित सिद्धांतों का विकल्प तैयार करना है, जिससे इन नियमों में मात्र स्थानीयकरण प्रारूप पर बल मिला है। वहीं आचारपरक उपागम में स्थानीयकरण और विवरणात्मक दोनों प्रारूपों पर ध्यान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आचारपरक उपागम का उद्देश्य किसी घटना के कहाँ और किस रूप में की खोज करना है। आचारपरक पद्धति के इस विचारधारा को सर्वप्रथम किर्क महोदय ने 1951 में विश्व के सामने रखा था। किर्क के इस व्यवहारिक वातावरण का विश्व के साथ परिचय कराने के साथ ही इसको मानव भूगोल की एक मुख्य शाखा बनाने की वकालत की। किर्क महोदय के अनुसार इस नई विचारधारा ने तो मानव भूगोल की विषय वस्तु के तेवर ही बदल दिए। किर्क महोदय का विचारधारा यह है कि मनोवैज्ञानिक पॉल बेरेन ने 1969 में इस संदर्भ में कहा था कि यह काल मनोविज्ञान का है। मानव की प्रत्येक क्रियाएं मानवीय मनोविज्ञान से नियंत्रित होती हैं। इसलिए आचारपरक उपागम का अध्ययन न केवल भूगोल में बल्कि सभी समाज विज्ञान में प्रवेश कर चुका है, जिसका प्रत्येक समाज विज्ञान में स्वागत भी किया गया। इसने तो समाज विज्ञान की विषय वस्तु को ही बदल दिया है। इस कारण इसने सामाजिक, नगरीय तथा क्षेत्रीय योजना में बड़ी भूमिका अदा करनी आरंभ कर दी है। इसी क्रम में किर्क ने यह कहा कि स्थल एवं समय में एक ही सूचना एक ही भौगोलिक पर्यावरण में
निवास कर रहे भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। स्टूडेंट्स, मैं फिर से इसको दोहरा दूं, स्थल एवं समय में, यानी समय और स्थान में एक ही सूचना एक ही भौगोलिक पर्यावरण में निवास कर रहे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। इसी के फलस्वरूप आचारपरक भूगोल आधुनिक भूगोल के अनेक उपशाखाओं में से एक बन चुका है। यहाँ इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी, वर्ल्ड एज ए यूनिवर्स, रीजनल अप्रोच जिसका विकास रिटर महोदय ने किया, सिस्टमैटिक अप्रोच जिसका विकास हमबोल्ट और रेडजेल ने किया। रीजनल अप्रोच मानव भूगोल में ज्यादा उपयोगी हुआ और सिस्टमैटिक अप्रोच जियोमॉर्फोलॉजी में ज्यादा उपयोगी माना गया। लेकिन इन दोनों के समन्वय से ही और इन दोनों के बीच बढ़ते विवाद के कारण जो समाज में अंतर परिवर्तन आता गया, उसके कारण डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद का विकास हुआ, फिर संभववाद का विकास हुआ, फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट मानवीय वातावरण का अध्ययन आरंभ हुआ, फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पर अध्ययन कर बल दिया जाने लगा, फिर बिहेवियरल ज्योग्राफी आया और उसके बाद रेडिकल और रीजनल प्लानिंग की बात की जाने लगी। स्टूडेंट्स, इसी संदर्भ में पीट महोदय ने अपनी पुस्तक रेडिकल ज्योग्राफी तथा नॉक्स ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू अर्बन सोशल ज्योग्राफी में यह लिखा कि शहरों में गंदी बस्ती यानी स्लम मानव आचरण का ही एक अनिवार्य उपज है, जिसमें वे पुनः रहने के लिए निश्चयी हैं। यह पूरी तरह आय से संबंधित है। यही कारण है कि नॉक्स तथा बोल्डिंग ने भूगोल के विषय वस्तु को बदलने पर जोर दिया। इसके अलावा ऑल्सन ने इस आचारपरक भूगोल का समर्थन करते हुए इसे समाज भूगोल की कुंजी माना है। साथ ही ब्राउन महोदय ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी यस्टरडे एंड टुमारो में तथा फील्डिंग ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस में किर्क महोदय के आचारपरक क्रांति का समर्थन किया है। किर्क महोदय के इस आचारपरक क्रांति को सोनेनफील्ड ने एक मॉडल से समझाया है। उनके इस मॉडल को नेस्टेड सेट ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता है। नेस्टेड सेट ऑफ इन्वायरमेंट को हम यहाँ इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यह नेस्टेड सेट ऑफ इन्वायरमेंट सोनेनफील्ड द्वारा तैयार किया गया, जिसके अनुसार इस धरातल पर सबसे नीचे बिहेवियरल इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर परसेप्चुअल इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर ऑपरेशनल इन्वायरमेंट है और सबसे ऊपर ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये पूरा भौगोलिक परिवेश है। इस भौगोलिक परिवेश को जहां तक हम काम कर सकते हैं, जहां तक मानव पहुंच सकता है, वो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट है। जहां तक हमने अभी तक अपनी जानकारी प्राप्त की है, वह हमारा परसेप्चुअल इन्वायरमेंट है और वर्तमान में जहां से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो हमारा बिहेवियरल इन्वायरमेंट है। इस तरह से मानव इस पूरे जगत में बिहेवियरल इन्वायरमेंट, परसेप्चुअल इन्वायरमेंट, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट और ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के बीच काम करता है। और जब इसको हम रिवर्स रूप में देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि, या इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट में हम ऑपरेशनल इन्वायरमेंट तक जा सकते हैं, उसके बाद परसेप्चुअल इन्वायरमेंट तक हमारी समझ है, लेकिन अभी तक हम बिहेवियरल इन्वायरमेंट यानी बिहेवियरल परिवेश तक ही हम यहाँ तक ही इंटरेक्शन इस संसार से कर सके हैं। फ्रेंड्स, इस रेखाचित के अनुसार विस्तृत भौगोलिक वातावरण में हमारे तंतु वातावरण को ग्रहण करते हैं तथा इसी आधार पर हम अपने व्यवहार का प्रयोग वातावरण के संदर्भ में करते हैं। जब हम वातावरण को समझ लेते हैं, तभी हम अपने आप को इस वातावरण के प्रति व्यवहारित करते हैं। इस कारण इसका रूप विकसित तथा विकासशील देशों में भिन्न भिन्न होता है, जो मुख्य रूप से सूचना साधनों के द्वारा प्रभावित होता है। जहां विकासशील देशों में सूचना साधनों के अपर्याप्त विकास एवं विस्तार के कारण व्यवहारिक मॉडल पृथ्वी सतह के काफी नजदीक होता है, वहीं यह विकसित देशों में भिन्न रूप में होता है। कहने का मतलब यह है कि विकासशील देशों में चूंकि सूचना साधनों का विकास कम होता है तुलनात्मक रूप से, इसलिए उसका बिहेवियरल इन्वायरमेंट कम ऊंचा होता है, जबकि विकसित देशों में सूचना साधनों के अधिक विकास के कारण उसका बिहेवियरल इन्वायरमेंट का रूप तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचा होता है।
दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कार्यात्मक या परिचालन परिवेश की प्रकृति काफी हद तक सूचना साधनों पर निर्भर करता है, अर्थात आचारपरक वातावरण के विकास हेतु संचार या सूचना साधनों का विकास उल्लेखनीय निर्धारक तत्व है। यदि सूचना अति नवीन होता है तब हमारा आचरण या व्यवहार भी काफी हद तक विकसित हो जाता है, जिसे एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। यदि किसी सुदूर गांव में किसानों को सूचना संबंधी साधनों के अभाव में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की जानकारी नहीं है तो वह स्थानीय बीज पर ही निर्भर करता है, अर्थात सूचना संबंधी साधनों का विकास एक प्रसार के रूप में आचारपरक क्रिया के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए कुछ भूगोलवेत्ताओं तथा मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया कि मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में सूचना साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी संदर्भ में रीजर महोदय ने यह कहा कि द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में क्रिएट रिएक्शनरी इन्वायरमेंट और में पॉल्यूट थिंकिंग और बिहेवियरल इन्वायरमेंट। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट है कि संचार साधनों के विकास एवं प्रसार से समाज में क्रांति सी आ गई है। इसलिए मानवीय व्यवहार को कार्यात्मक रूप देने के लिए संचार साधनों का होना आवश्यक है। इसके अलावा यह जरूरी है कि हमारे संचार के साधन की तकनीक जो है वह नित्य प्रति बदलती रहे, हमारा ज्ञान नित्य नया उसमें जोड़ करता रहे, नए ज्ञान का संचार होता रहे। इन वर्णनों से यह स्पष्ट है कि आचारपरक भूगोल भौगोलिक साम्राज्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यह अधिक तार्किक स्वदेश एवं वैज्ञानिक व्याख्या करता है। क्योंकि आज के विश्व में काफी हद तक मानवीय क्रियाएं मानव व्यवहार से बने वातावरण से प्रभावित हैं, इस कारण इस आचरण परक या आचारपरक भूगोल को विद्वानों ने दो मुख्य वर्गों में बांटा है। पहला स्थानीय पद्धति के संदर्भ में आचारपरक पक्ष और दूसरा अवस्थिति प्रयोग के संदर्भ में आचारपरक पक्ष, स्पेशियल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट। पहले पक्ष यानी स्पेशियल स्थानिक पद्धति वाले पक्ष को समर्थन देने वाले विद्वानों में वोलपार्ट, ऑल्सन तथा बोल्डिंग मुख्य हैं, जबकि दूसरे पक्ष के समर्थकों में अधिकांश स्वीडिश, नॉर्वेयन, अमेरिकी तथा कैनेडियन भूगोलवेत्ता शामिल हैं। आचारपरक विधि का जबरदस्त विकास स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे तथा यूएसए में हुआ है। इस आचरणपरक भूगोल के अनुयायी वास्तव में मानव को एक विवेकी मानव या आर्थिक नहीं मानता, जो लाभ को सर्वथा अनुकूलतम करने का प्रयास करता है। इस डायग्राम से यह स्पष्ट है कि इस पृथ्वी पर जहां हम रहते हैं वहां हम इस इन्वायरमेंट यानी उस परिवेश से हम प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार हमारा व्यवहार होता है। और दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा हमारा व्यवहार होता है उसी से हम अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यानी पर्यावरण और व्यवहार दोनों एक दूसरे के समरूपी हैं। जैसा व्यवहार होता है वैसा ही हमारा पर्यावरण हो जाता है, और जैसा हमारा पर्यावरण होता है उसी के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। हालांकि इस आचारपरक भूगोल का आज महत्व काफी बढ़ गया है मानव जीवन में। इसका इतना महत्वपूर्ण है कि इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। इसके बावजूद क्योंकि आचारपरक भूगोल की मान्यताएं काफी बढ़ती गई, समाज में इसका विकास होता गया। समाज के कई विद्वानों ने आचरणपरक भूगोल को महत्वपूर्ण माना, लेकिन इसकी कई आलोचनाएं भी की गई हैं। यह समाज विज्ञान में कई सीमाएं उत्पन्न करता है। इसने भूगोल की आधारभूत एकता का खंडन किया है, इसलिए स्थानिक अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भूगोल पुनः निश्चयवादी युग की ओर चला जाता है, क्योंकि आज भी बहुत से देशों में मानवीय चिंतन प्राकृतिक वातावरण से ही प्रभावित हो रहा है। आचारपरक भूगोल मानव पक्ष पर ज्यादा जोर देता है, इसलिए यह भूगोल को एक तरफ झुका देता है। इसमें अनुभूति मूलक एम्पिरिकल निष्कर्ष के संश्लेषण की कमी है, क्योंकि इसमें आचरण पर्यावरण का निर्णय सूचनाओं पर निर्भर करता है, जो सदैव सही मिलना मुश्किल है। इससे भूगोल प्रदूषित हो सकता है। कुछ आलोचकों का यह भी विचार है कि यह मूल्य निरपेक्षता पर जोर देता है तथा इसके लिए शब्दावली एवं अवधारणा शिथिलतापूर्वक परिभाषित एवं अपर्याप्त है।
सिद्धांत एवं व्यवहार में व्यापक इसके सिद्धांत और व्यवहार में व्यापक खाई है। आचारपरक भूगोलवेत्ता साझेदार के बजाय पर्यवेक्षक रहा है, अतः कुछ ही नमूनों पर आधारित सामान्यीकरण विस्तृत एवं महत्वपूर्ण नीति निर्धारक आधार नहीं हो सकता है। इन आलोचनाओं के कारण या इन आलोचनाओं के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का महत्व भूगोल में है, क्योंकि इसने भूगोल के स्वरूप एवं आकार को बदलने में योगदान दिया है। आज के इस युग में आचारपरक क्रांति का विस्तृत क्षेत्र है। यदि इस उपागम के आधार पर भूगोल में अध्ययन किया जाए तो इतना स्पष्ट है कि इसके साथ भूगोल भविष्य में और समृद्ध होता जाएगा। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह विकास का अंधाधुंध विरोध नहीं होना चाहिए, वरन अंधाधुंध विकास का विरोध होना चाहिए, उसी तरह आचारपरक उपागम का अंधाधुंध विरोध नहीं होना चाहिए, वरन इसका अंधाधुंध विरोध होना आवश्यक है।